प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। रीतम्बरा वेद स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार है। आज हम बुधवार के दिन किसी महापुरुष की जीवनी को पढ़ते हैं या पर्व त्योहार के बारे में पढ़ते हैं। आज उसी कड़ी में 31 दिसंबर लास्ट 2025 का आज हम जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल। ये परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई 32 पेज की पुस्तक है। इससे हम लोग उनकी जीवनी को जानेंगे, आत्मसात करेंगे, उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके पहले आइए उस परम सत्ता गुरु सत्ता का आह्वान, नमन बंदन, उनसे अनुमति स्वाध्याय शुरू करने की, उनसे प्रार्थना हमारे स्वाध्याय में सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहकर हमें संरक्षण प्रदान करें। तो आदरणीय तृप्ति दीदी आप ले लीजिए। जी दीदी, आइए स्वाध्याय की शुरुआत हम गुरु सत्ता के भाव भरे आह्वान से करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता देव माता ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आह्वान। ओम आयातु वरदे देवी तक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देवी नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए आवाज देव शक्ति के चरणों में भाव भरा नमन वंदन करते। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। गायत्री महामंत्र सहस्वर उदयमान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत है। आदरणीय मधु दीदी से निवेदन करूं कि दीदी आप सुबह जो पढ़ा गया उसको रिकॉल करा दीजिए एक बार फिर से। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अभी मैं लिंक डाल दूंगी, या डाला है किसी ने क्या? अभी मैं रिकॉल कराने के बाद लिंक डाल देती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जीवनी को जानेंगे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल। ये निर्भय सेनानी थे, भारत माता के ऐसे लाल थे जो निर्भय थे। इनके अंदर डर नाम का कोई चीज ही नहीं थी। 1948 जब 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन जब 1948 में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो बहुत ही मतलब अशांत थी। जो वातावरण था, देश आजाद हो चुका था लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें बहुत ही हलचल थी। चारों तरफ जो है समस्याएं थी, अशांति का वातावरण चारों तरफ था। और इन सबको संभालने का भार जो है, जिम्मेवारी जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय पर था। गृह मंत्रालय का कभी भी भारत सरकार में गृह मंत्रालय ही देश की जो अमन चैन शांति का जो जिम्मेवारी है गृह मंत्रालय के ऊपर होता है। तो उस समय भी ये गृह मंत्रालय के ऊपर ये जिम्मेवारी थी और उसके संचालक थे सरदार पटेल, यानी वो उस समय के गृह मंत्री थे। और उस जो वातावरण था इतना अशांत था, लेकिन पटेल साहब ने, सरदार पटेल जी ने 4-5 महीने के भीतर ही उन समस्याओं से मतलब साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाकर उन्होंने किसी प्रकार का कोई बल का प्रयोग नहीं किया,
लेकिन उन समस्याओं का समाधान किया। दूसरा टॉपिक जाना था हमने हैदराबाद का विजय अभियान। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो हैदराबाद की थी, और मुसलमान उसे अपना गढ़ समझते थे। और जब भारत विभाजन हुआ उसके पश्चात वहाँ ऐसे कितने कट्टर मुस्लिम थे जो ये कोशिश में लग गए कि हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। पर इसके लिए भी उनकी सूझबूझ से हैदराबाद की ये समस्या को भी उन्होंने बहुत समझदारी के साथ हल किया। और जो 600-700 रियासतें थी जो अपने अपने हिसाब से चलती थी, उन सब को उन्होंने भारतीय संघ में विलय किया और एक अखंड राष्ट्र का निर्माण किया, जो कुछ दिन पहले तक असंभव समझा जाता था कि ये इतनी सारे छोटी बड़ी रियासतें हैं जो अपने खंड खंड में बटी हुई थी, लेकिन उसको एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कर देना ये उन्हीं के बस की बात थी, क्योंकि इसे असंभव माना जा रहा था। तो जो कार्य जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किया, बिस्मार्क कोई वहां का एक व्यक्ति होगा जो जर्मनी को एकीकरण में बहुत कार्य किया। जापान को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में मिकाडो ने जो काम किया, वही महान सफलता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने यहाँ किया। जबकि उनके यहाँ की जनसंख्या जो थी बहुत कम थी, पर अपने यहाँ तो बहुत बड़ी जनसंख्या थी और उस भारत को उन्होंने एक कर दिखाया। ऐसे थे हमारे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सूझबूझ थी वो ऐसी थी। ये देशभक्तों के परिवार से थे। हमने तीसरा टॉपिक जो पढ़ा था देशभक्तों का परिवार। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के एक साधारण किसान परिवार के थे, पर उनका घराना जो था वो देशभक्ति की दृष्टि से बहुत ही आगे था। उनके पिता झवेर भाई जब 20 वर्ष के तरुण थे तभी से वे देश की आजादी के लिए कार्य करने लगे थे। वे गुजरात के होके उत्तर प्रदेश झांसी गए और वहां वीर रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भर्ती हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे युद्ध किया। वल्लभ भाई जो है छोटी उम्र में ही काफी निडर और सहिष्णु थे। ये उनके एक छोटे से घटना से समझ में आता है कि एक बार उनको एक फोड़ा निकला, एक फुंसी हो गई थी जो बड़ा सा बन गया। तो उसको ऑपरेशन करने के लिए उस समय कोई डॉक्टर नहीं मिला, तो वो देसी तरीके से इलाज होता था कि लोहे की जो सरिया थी उसको गर्म करके पतली सी यानी पतली सी सरिया गर्म करके फोड़े को में चुभा दिया जाता था तो फोड़ा फूट जाता था। लेकिन जो लोहार वो था जो गर्म किया था लुहार ने, वो फोड़े में मतलब इतना छोटा बच्चा को देख के वो घबरा रहा था, नहीं डाला, सरिया गर्म करके डाल रहा था। तो वल्लभ भाई पटेल उस समय छोटे से थे और उन्होंने उसके हाथ से सरिया को लिया और अपने फोड़े में उस गरम सलाखे को फोड़े में घुसा दिया। इतने वे साहसी थे। दूसरी घटना है कि जब वो स्कूल में थे, छोटी कक्षा में थे, तो वहाँ जो मास्टर थे वो बहुत लालची थे। उन्होंने क्या किया था कि स्कूल में ही गांव में पुस्तकों स्कूल के बच्चों को बाध्य करते थे, क्योंकि उन्होंने एक अपनी पुस्तक की दुकान खोल रखी थी गांव में और सबको विवश करते थे, बाध्य करते थे कि तुम लोग यहीं से पुस्तकें खरीदो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस छोटी उम्र में भी उनके खिलाफ बच्चों को लेकर एक मतलब धरना दिए, आंदोलन किए और बाद में उस मास्टर साहब को वहां झुकना पड़ा। तो ये उनके मतलब आरंभ से ही हम लोग उनके बचपन से ही अन्याय के विरोधी में रहे और उनके अंदर बचपन से ही साहस कूट भरा था। अन्याय के विरोध मुकाबला करते थे और यही उनका जो सद्गुण था वो जीवन के अंत तक कायम रहा। आगे का टॉपिक हमने जाना था भाई के लिए त्याग। तो भाई के लिए त्याग में ये था कि जब वो मतलब वकालत करते थे, मुख्तियारी करते थे, तो जब उनके अंदर जब थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ तो सोचे बाहर से जाके हम बैरिस्टर बन के आएंगे, बैरिस्ट्री की परीक्षा देंगे। लेकिन भाई ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे जाने दो, मुझे बैरिस्ट्री करके आने दो, फिर तुम बाद में जाना। तो वो इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए और वे यहीं रुक गए और उनके भाई बाहर चले गए। आगे हमने जाना था सत्याग्रह आंदोलन में।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1917 में ही 17 से ही गांधी जी के वे अनुयायी बन गए थे, फॉलोअर बन गए थे और उनके सारे क्रियाकलापों में उनके साथ भाग भी लेते थे। तो 1920 में जब कांग्रेस ने कलकत्ता और नागपुर के अधिवेशनों में असहयोग आंदोलन की घोषणा की, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, जब उसकी घोषणा की तो सरदार जी ने तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी नौकरी, जो बैरिस्ट्री की नौकरी थी, उस समय बहुत ही एक सम्मानीय नौकरी होती थी, उसको उन्होंने त्याग दिया और गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने लगे और देश के जो देश छोड़ो जो आंदोलन था उस समय उन्होंने हिस्सा लिया और जो भी उनके सुख साधन थे सबको त्याग करके वे इस आंदोलन में जुट गए। आगे हम लोग पेज नंबर हार्ड कॉपी से पेज नंबर 9 जाने बोरसद का सत्याग्रह। तो जो भी दीदी पढ़ेंगी, मैं देखूं कितने लोगों ने टच किया है। तो नीता जोशी मैं दीदी आपको लेती हूँ, पर ज्यादा नहीं समझाइएगा, हम लोग को ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कुमकुम दीदी और सुनीता दीदी रहेंगी। दीदी यहाँ से पढ़ना है ना, इसके कुछ समय बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह। नहीं दीदी, बोरसद का सत्याग्रह ये टॉपिक का हेडिंग का नाम है, 9 नंबर पेज पे है हार्ड कॉपी से, मुझे लिंक से नहीं पता, 10 होगा लिंक से, आप एक बार देख लीजिए। अभी नहीं मिला तो मैं आगे कुमकुम दीदी या जी मिल गया दीदी, मिल गया तो शुरू करिए। पेज नंबर 10 पर है जी दीदी। शुरू करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा चैप्टर है बोरसद का सत्याग्रह। बोरसद का सत्याग्रह पर्यटन का अनोखा था। वहां पर वीवर बाबा नाम का एक जबरदस्त डाकू बहुत लूटमार करता रहता था, पर पुलिस सब कुछ प्रयत्न करके भी उसे न पकड़ सकी। कुछ दिन बाद दूसरा डाकू जो मुसलमान था उसी इलाके में आ गया। अब जनता की परेशानी और भी बढ़ गई और संध्या होते ही लोग घरों के भीतर ही रहने लगे। तब सरकार ने जनता पर ही इल्जाम लगाया कि गांवों के लोग भी डाकुओं से बिल्कुल लूटमार कराते हैं। बोरसद निवासियों पर 2,40,000 रुपये टैक्स लगा दिया, जिससे वहां पर तैनात पुलिस का खर्च निकल सके। सरकार की इस ढींगा-ढींगी की शिकायत कुछ लोगों ने श्री पटेल के पास जाकर की। वे बोरसद पहुंचे और वहां की परिस्थिति का निरीक्षण करके लोगों को सलाह दी कि वे सरकार को एक पैसा भी टैक्स करके वो को एक पैसा भी टैक्स का न दे और 200 स्वयं सेवक भर्ती करके स्वयं अपने गाँव में चौकी पराग का इंतजाम करे। अपने लोगों में इस बात का साहस भरा कि जब तक डाकू आवे तो भयभीत होकर भागने की अपेक्षा डट कर उनका मुकाबला किया जाए। दूसरी बात आपने यह की कि गांव में रक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों की कारगुजारी की फोटो खिंचवाए। उनसे मालूम हुआ कि जब कोई डाकू दल गांव में आता है तो पुलिस वाले उनका मुकाबला करने के बजाय या तो छिप जाए या ताला लगाकर भीतर बैठते रहते हैं। इन फोटो के द्वारा उन्होंने पुलिस की कायरता का भंडाफोड़ करके सरकार से कहा कि ऐसी हालत में उनको जनता से जुर्माना वसूल करने का क्या अधिकार है। अंत में सरकार को सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ा और गांव से पुलिस हटा दी गई। उसके बाद वीवर बाबा का भी पता नहीं लगा कि कहाँ चला गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बोरसद का सत्याग्रह जो अपने ढंग से अनोखा था, वहाँ पर वीवर बाबा का एक जबरदस्त डाकू वहाँ पर लूटमार करता रहता था और वो पुलिस के सब कुछ प्रयत्न करने के बाद भी वो पकड़ में नहीं आते हैं। दूसरे डाकू मुसलमान थे, उनके इलाके में ऐसा होता था कि बहुत परेशान रहते थे वहाँ पर लोग और घरों के भीतर रहने लगे। सरकार ने जनता पर इल्जाम लगा दिया कि वहाँ के लोगों पर कि वही लोग
मतलब वहाँ के लोगों से मतलब करवाते हैं, डाकू लोगों से लूटमार करवाते हैं। और 2,40,000 रुपए का टैक्स भी लगा दिया। और इससे पुलिस मतलब उसका खर्च निकालने लगी और सरकार की धंधागिरी मतलब दादागिरी भी वहाँ पर चलने लगी। तो दिखा है कि कुछ लोगों ने पटेल भाई से मतलब वहाँ पर कंप्लेन की कि ऐसा हम लोग के साथ हो रहा है। तो पटेल भाई बोलसक पहुंचे और वहाँ की परिस्थिति का निरीक्षण किया और उन्होंने सलाह दी कि आप लोग एक भी पैसा टैक्स का वहाँ पर किसी को न दे और स्वयं सेवक पर भर्ती करके स्वयं अपने गाँव में ही चौकी पहरा का इंतजाम कर ले। अपने लोगों में ऐसी साहस उन लोगों में भर दिया और जब भी डाकू वहां पर आए तो भयभीत न होकर के उसके अपेक्षा डटकर उसका मुकाबला करे। और दूसरी बात यह कि गांव में रक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों को भी कारगुजारी मतलब नहीं करनी पड़े और उसकी फोटो खिंचवाए। उनसे मालूम हुआ कि जब तक डाकू दल वहां पर आता तो पुलिस वाले उनका मुकाबला करने के बजाय पीट जाते थे और भीतर ही बैठे रहते थे। इन फोटो के द्वारा उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का भंडाफोड़ कर दिया मतलब खुलासा कर दिया। वो भंडाफोड़ करके सरकार के यहाँ वो ऐसी हालत कर दी कि उनका जनता से जुर्माना वसूल करने का क्या अधिकार है ऐसे बता दिया। अंत में सरकार को सच्चाई के सामने झुकना पड़ा और गांव से पुलिस हटा ली गई। उसके बाद देवर बाबा का भी पता नहीं लगा कि वो कहाँ चले गए। आगे बढ़ते हैं। भारत की थर्मापोली बारदौली, जिस पर महान कार्य के फलस्वरूप श्री पटेल को सरकार की उपाधि दी गई और जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अपने अमिट पद चिन्ह छोड़ने का गौरव प्राप्त किया, वह था, मैं पेज नंबर चेंज कर रही हूँ। कुमकुम दीदी आप आगे ले लीजिए, मेरा पेज चला गया है। जी आइए, सभी को प्रणाम। हम पेज नंबर 11 के फर्स्ट लाइन पे ही हैं कि बारदौली का अहिंसक संग्राम, है ना। पीछे का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो कंटिन्यू होगा। कह रहे हैं कि भारत की थर्मापोली बारदौली में क्या था कि जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अपने अमिट पद चिन्ह छोड़ने का गौरव प्राप्त किया, वह था बारदौली का अहिंसक संग्राम चल रहा था। यूनान देश के इतिहास में थर्मापोली के युद्ध की एक घटना 3000 वर्ष बीत जाने पर भी आज तक अविस्मरणीय मानी जाती है। उसमें 200-300 देशभक्तों की टोली ने एक तंग पहाड़ी मार्ग पर मोर्चा लगाकर आक्रमणकारी विशाल सेना का मुकाबला किया था और अपनी वीरता तथा आत्मत्याग से उसे नाकों छने चबवा दिए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस महान पर्व में गुजरात के छोटे से बारदौली तालुका ने भी संसार में सबसे बड़े साम्राज्य की स्वामिनी कहलाने वाली ब्रिटिश सरकार को ऐसी करारी हार दी कि सब कोई वाह वाह कहने लगे। और तभी भारत के राष्ट्रपति ने गाया, धन्य बारदौली तू भारत की थर्मापोली। तो ये गीत वंदे मातरम की तरह वहां निकला था। गुजरात की बात चल रही है ये। बारदौली सूरत जिले का एक छोटा सा भूभाग है, सूरत जिले में बसा है, जो जलवायु की निगाह से बहुत उपजाऊ माना जाता है। वहां के निवासी मुख्य रूप से कणवी या कुनवी नामक जाति के किसान हैं। वे स्वभाव से ही परिश्रमी होते हैं और अपना पसीना बहाकर उन्होंने अपने खेतों को खूब हरा भरा और उपजाऊ बना रखा था। यह देख सरकारी अधिकारियों को लालच लगता था और वे भूमि का लगान क्रमशः बढ़ाते जाते थे। भारतीय किसान अशिक्षित और मूर्ख होते ही हैं, इसलिए डरकर सरकारी हुक्म को बराबर मानते चले जाते थे। पर जब सन 1920 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और असहयोग का शंखनाद किया तो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जागृति और उत्साह की एक लहर व्याप्त हो गई। गुजरात को उसने सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि गांधी जी और उनके प्रमुख सहयोगी वहीं रहते थे। इसलिए बारदौली के निवासियों पर उनका प्रभाव अधिक पड़ने लगा और आरंभ से ही वे चरखा चलाना, खादी का उपयोग, शराबबंदी आदि कार्यक्रमों में आगे बढ़कर भाग लेने लगे। तो यहाँ गांधी जी के साथ उन्होंने अपना योगदान किया और उस समय उनको वहाँ थोड़ी सी हेल्प मिलने लगी, मदद मिलने लगी गांधी जी के द्वारा।
जब सन 1927 में सरकार ने बारदौली तालुका पर पुनः लगान बढ़ाने की घोषणा की तो उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बंबई की विधानसभा में इसका विरोध किया। जब सरकार ने इस पर कुछ पेज नंबर 12 पे हैं, ध्यान नहीं दिया तो वे सरदार पटेल के पास पहुंचे और अपनी विपत्ति की कथा कह सुनाई। कांग्रेस के नेता पहले से ही करबंदी सत्याग्रह आरंभ करने की योजना बना रहे थे। बारदौली उनको इस प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र जान पड़ा, इसलिए श्री पटेल शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बारदौली की जमीन उत्तम है और वहां के नर नारी भी काफी परिश्रम करने वाले हैं, फिर भी उनकी आर्थिक अवस्था और रहन सहन बहुत सामान्य दर्जे का है। कारण यही है कि वे अशिक्षित और असंगठित होने के कारण सरकारी नौकरी, शराब का व्यापार करने वाले पारसियों और कर्ज देने वाले साहूकारों द्वारा तरह तरह से लूटे जा रहे थे। वल्लभ भाई ने इस अवसर को उनके जागरण और संगठन के लिए सर्वोत्तम समझा। अच्छा, पर वे बड़े स्पष्ट वक्ता और अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने आरंभ में ही बारदौली की जनता से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमको बढ़ा हुआ लगान रद्द कराना है तो उसके लिए जोरदार आंदोलन करना और उसमें सब तरह के कष्टों और हानि को सहन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं राजनीति का खेल नहीं करता और न किसी ऐसे साधारण कार्य में हाथ डालता हूँ जिसमें जोखिम खतरा न हो। जो लोग जोखिम और कष्ट उठाने के लिए तैयार हों, मैं उन्हीं का साथ दे सकता। तो जो मेहनती हैं, जो जोखिम उठाना चाहते हैं, उनका ही वो साथ देना चाहते थे, अन्यथा वो ऐसे वैसे लोगों का साथ नहीं देना चाहते थे। क्योंकि काम होगा नहीं, आगे इन्हीं को करना पड़ता, इसलिए वो समझ से काम लेते थे। वल्लभ भाई का जन्म किसान के घर में हुआ था और छोटी आयु में उन्होंने अपने पिता के साथ कुछ खेती का कार्य किया भी था। इससे वे कृषक जीवन की सब कठिनाइयों और असुविधाओं को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने किसानों को सरकार से संघर्ष करने के लिए उत्साहित करते हुए कहा, किसान क्यों डरे? वह भूमि को जोत कर धन कमाता है, वह अन्नदाता है, वह दूसरों की लात क्यों खावे? मेरा यह संकल्प है कि मैं दीन तथा निर्धनों को उठाकर उनके पैरों पर खड़ा कर दूं, जिससे वह ऊंचा माथा करके चलने लगे। यदि मैं इतना कार्य करके मरा तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। जो किसान वर्षा में भीगकर, कीचड़ में सनकर, शीत धाम को सहन करते हुए मरखने बैल तक से काम लेता है, उसे डर किसका? सरकार भले ही बड़े साहूकार हो, पर किसान, पेज नंबर 13 पे हैं, किसान उसका किराएदार कब से हुआ? क्या सरकारी जमीन को विलायत से लाई है क्या? कह रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं, देखिए लोगों से कैसे कैसे इन बातों का जवाब दो मुझे, है ना। श्री पटेल के जोशीले भाषणों और उनकी अदम्य निर्भीक वाणी को सुनकर बारदौली के किसान सोते से जाग पड़े। उन्होंने अंत तक संघर्ष करने और उसके मध्य जितनी भी आपत्तियां आवे उन सबको दृढ़ता पूर्वक सहने की प्रतिज्ञा की। यह देखकर पहले तो श्री पटेल ने बंबई के गवर्नर को लगान बढ़ाने का हुक्म रद्द करने के लिए एक तर्कयुक्त और विनम्र पत्र लिखा और जब उसे अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने सरकार के विरुद्ध करबंदी आंदोलन की घोषणा कर दी। उन्होंने किसानों का जैसा सुदृढ़ संगठन किया उसे देखकर बंबई के एक सार्वजनिक सभा में किसी भाषणकर्ता ने उनको सरदार के नाम से पुकारा। तो यहाँ उनको एक पदवी मिल गई, एक ख्याति मिल गई कि किस तरह से वो सबसे बात करते थे या कैसे किसका दुख को समझते थे, उस हिसाब से उन्हें सरदार की उपाधि मिली। गांधी जी को यह नाम पसंद आ गया और तब से पटेल जनता के सच्चे सरदार ही बन गए। तभी से उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया। अब सरदार सरकार के साथ लड़ने के लिए पूरी तैयारी करने लगे, पर वे तो महात्मा गांधी के अहिंसा व्रतधारी सैनिक थे, इसलिए उन्होंने किसानों को समझाया, देखो भाई, सरकार के पास निर्दयी आदमी हैं, उनके पास भाले, बंदूकें, तोपें सभी कुछ हैं। वह संसार की एक बड़ी हथियारबंद शक्ति है। तुम्हारे पास केवल तुम्हारा हृदय है। अपनी छाती पर इन प्रहारों को सहने का साहस तुम में हो तो आगे बढ़ने की बात सोचना। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न
स्वाभिमान का है। सरकार निर्दयता के साथ हम पर अत्याचार करना चाहती है और साथ ही अपमानित भी। देखो भाई, अपमानित होकर जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ मर जाने से अधिक शोभा है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ तो सभी के लिए है ही कि अपमानित होकर जीना ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ अगर मर जाते हो तो वो एक अधिक शोभा देने वाली बात होती है। लोग जानेंगे तुमको। जब किसान उनके कार्यक्रम से पूर्ण सहमत हो गए और उन्होंने सब तरह का बलिदान करने की प्रतिज्ञा कर ली तो वे गांव-गांव में फिरकर लोगों को कर्तव्य पालन के लिए तैयार करने लगे। वे पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी सत्याग्रह संग्राम में सम्मिलित करना आवश्यक समझते थे। इसलिए उन्होंने एक विशाल सभा में कहा, दीदी कहाँ रुकना होगा बोलिएगा। भाइयों, बारदौली में आज मैं एक नवीन चमत्कार देख रहा हूँ। पिछले दिन मुझे स्मरण है, उन दिनों सभाओं में पुरुषों के साथ बहनें भी होती थीं, पर अब तो पुरुष गाड़ियां जोतकर सभाओं में आ जाते हैं। जान पड़ता है बड़े बूढ़ों के लिए आप ऐसा करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि हमारी बहनें, माताएं और स्त्रियां हमारे साथ न होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कल से ही हमारी वस्तुएं हमसे छीनी जाने लगेंगी। सरकारी कर्मचारी हमारी गाय, भैंस, बर्तन आदि लेने आ जाएंगे। यदि हमारी बहनें इस युद्ध से परिचित न होंगी, हम अपने साथ साथ उन्हें भी चेतावनी नहीं देंगे तो वे उस समय क्या करेंगी। आप स्वयं सोचे कि जब जब्ती वाले, जो जब्त किए जाते हैं वाले आपके बैल खोलकर चलेंगे तो आपकी स्त्रियों के मन पर क्या बीतेगी। बहुत दुख की बात है यहाँ कि स्त्रियों को नहीं जाने देते थे, लेकिन ये सबसे पहले स्त्रियों को ही आगे करने की सोच रहे थे कि अगर कुछ भी हाथ से उन लोग खोल लें, ले लें, तो वहां पर स्त्रियां अगर आवाज उठाएंगी तो वो रुक जाएंगे, वो फिर नहीं ले पाएंगे। इस तरह का साहस दिखाने को बोल रहे हैं। जो लोग आजकल के अनुचित तरीकों से धन संग्रह करने वाले और मोटर तथा बंगलों के बिना निर्वाह न कर सकने वाले नेताओं को देख रहे हैं, वे सहज में इस बात का अनुमान नहीं कर सकते कि सरदार पटेल किस प्रकार के नेता थे। वे नाम के ही सरदार न थे, पर उन्होंने वास्तव में बारदौली के किसानों का संगठन सैनिक ढंग पर किया था और उनमें मर मिट्टी की भावना फूंक दी थी। वे स्वयं दिन रात चारों तरफ दौरा करके किसानों की सभाएं करके उनके उत्साह को बढ़ाते रहते थे और अपना उदाहरण दिखाकर उनको प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय रहने का उपदेश देते थे। वे कहते थे, चाहे कितनी ही आपत्तियां आए, कितने ही कष्ट झेलने पड़े, अब तो ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए जिसमें सम्मान की रक्षा हो। सरकार चाहे जो करे, हम स्वयं उसको एक पैसा भी अपने हाथ से उठाकर नहीं देंगे। बस यही निश्चय कर लीजिए। अपने भीतर लड़ने का साहस बढ़ाइए और एकता को दृढ़ कीजिए। केवल बाहरी कोलाहल से कुछ न होगा। सरकार आपकी कड़ी से कड़ी परीक्षा लेगी। यदि उससे लड़ना हो तो गांव को जगाना होगा, सारे वातावरण को बदल देना होगा। अब उत्सव मंगल की बेला भी नहीं है, अब तो युद्ध का मौका है। भला कहीं युद्ध में विवाह मंगल का समय होता है? कह रहे हैं कि भला कहीं युद्ध में भी विवाह मंगल का समय होता है? वो तो जब न तब तैयार हो जाते हैं लोग लड़ने के लिए, तो आपको भी लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पीछे मत हटिए। अब तो हमें लड़ाई में लड़ने वाले सिपाहियों जैसा जीवन बिताना होगा। कल से ही आप अपने घरों में ताले लगाकर दिन भर खेतों में घूमते रहें। बालक, बूढ़े, स्त्री सभी अपना काम समझ लें। धनी दीन सब एक हो जाएं और इस तरह काम करें जैसे एक ही शरीर हो। आप ऐसा काम कर दिखाएं कि जब्तियां कराने को सरकार को एक भी आदमी न मिले। जो चीजें जब्त हो जाती हैं उसके लिए कह रहे हैं कि अगर जो जब्त करने वाला है उसके पीछे भी आदमी लगा दो कि वो जब्त न कर सके, वो ले न सके कोई भी चीज को। कोई सरकारी अधिकारी अपने सिर पर आपके बर्तन उठाकर ले जाएं तो भले ही ले जाएं। अधिकारी तो लंगड़े होते हैं। उनका काम गांव में पटेल, मुखिया, बहीवटदार, तलाटी आदि की सहायता से ही चलता है, पर अब ये कोई भी उनकी सहायता न करें। अच्छा, गांव के लोगों की बात हो रही है। आप इन सबको बता दें कि हमारे गांव और प्रांत की प्रतिष्ठा के साथ ही हमारी प्रतिष्ठा है। जिसके कारण गांव की प्रतिष्ठा नष्ट हो वह मुखिया कैसा। आइए हम ऐसी वायु बहा दें जिससे चारों ओर स्वराज की सुगंध छूट रही हो। प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर सरकार के साथ लड़ने का दृढ़ निश्चय हो।
सरकार के साथ लड़ने की बात यहाँ आ रही है कि आप लोग पीछे क्यों हटते हैं, आप लोग पीछे मत, खाली मेरा साथ दीजिए, देखिए मैं फिर आगे कैसे बढ़ता हूँ और आप लोगों को भी आगे बढ़ाऊं। तो ये साहस की बात थी उनमें। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अब एक क्षण भी आमोद प्रमोद में बैठने का समय नहीं है। बारदौली की कीर्ति समस्त भूमंडल में फैल रही है। अब तो हमें मर मिटना है या पूर्ण सुखी होना है। अब तो रामबाण छूट ही गया है। हमारे गिर जाने में सारे देश की हानि है, हमारे डटे रहने में ही बेड़ा पार है। इसलिए आप पूर्ण सावधान रहें, कोई भूल न कर बैठें। सरकार आपको गिराने की कोई बात उठा न रखेंगी, वह आप में फूट डालने की चेष्टा करेगी, आपसे झगड़े भी पैदा करना चाहेगी और भी कई ढंग के जंजाल खड़ा करने की कोशिश करेगी। इसलिए आप अपने आपसी झगड़ों को भी इस समय भूल जाइए। बाप दादों के समय की शत्रुता को त्याग दीजिए। जीवन भर जिससे कभी न बोले हों उससे बोलना आरंभ कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। जीवन भर जिससे कभी ना बोले हो उससे बोलना आरंभ कर दीजिए। आज गुजरात की महिमा आपके ही हाथों में है। यदि आप में एका होगा यानी एकता होगा तो कोई दूसरा मनुष्य आपके खेतों में हल नहीं चला सकता है। जिस दिन ऐसा हुआ भी तो पेज नंबर 16, सारा गुजरात आपकी सहायता को दौड़ पड़ेगा और तमाम भारत आपका साथ देगा। आप इसमें कभी ईर्ष्या मत कीजिए। जहां एक को बिगड़ते हुए देखकर दूसरा हंसता है तो ऐसे देश का कभी भला नहीं हो सकता। अस्तु, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब प्रत्येक गांव को सेना की छावनी समझिए। प्रत्येक गांव के समाचार निरंतर केंद्र में आने चाहिए। वास्तव में सरदार पटेल ने बारदौली के किसान सत्याग्रह का संचालन ऐसी योग्यता और मुस्तैदी से किया कि सरकार की समस्त चालें और अनेक प्रकार का दमन प्रभावहीन हो गया। वहां जब किसी इक्का दुक्का किसान को लगान देने के लिए दबाया जाता था तो वह यही जवाब देता था कि बिना पंचायत की आज्ञा के हम कुछ नहीं दे सकते। जब उनके गाय बैलों गृहस्थी के सामान के कुर्क करने की धमकी दी जाती थी तो वह जरा भी न घबराता था, न भयभीत होता था। अनेक किसानों का सामान सरकारी कर्मचारी उठा ले गए पर उसको खरीदने वाला कोई न मिला। वह सरकारी दफ्तरों में ज्यों का त्यों पड़ा रहा। एक पटवारी ने एक गरीब किसान से कहा, अरे भले आदमी, जब सारे गांव में फूट पड़ जाएगी तब तू भी झक मारकर लगान देगा तो अभी क्यों नहीं दे देता है? ऐसी बात मुंह से न निकालिए साहब। सारे जिले के लोग भले ही लगान दे दें पर हम तो थूक कर नहीं चाटते। पटवारी बोलता है, अरे भाई, हमारी बात चाहे मत रख, जब बड़े अधिकारी आएंगे तब उनकी बात तो मानेगा। किसान कहता है, उनका बड़प्पन हमारे किस काम का? अब तो वल्लभ भाई हमारे सरदार हैं, उनकी जैसी आज्ञा होगी वही मैं करूंगा। बहुत अच्छा। दीदी आगे कोई पढ़ेंगी क्या? देख लीजिए, या पढ़ूं? नहीं दीदी, 2-4 लाइन है, इस टॉपिक को खत्म कर लीजिए, फिर आगे सुनीता दीदी ले लेंगी। अच्छा ठीक है। एक तहसीलदार ने किसी किसान से लगान देने को कहा तो उसने उत्तर दिया, पुराने हिसाब से लगान लेकर आप तमाम पुराने नए लगान की रसीद दे दें और साथ ही यह भी लिख दें कि 30 वर्षों तक लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अभी लगान चुका दिया जाएगा। 30 वर्षों तक उन्होंने मना कर दी कि अब लगान नहीं देना, यानी एक बार काम तमाम कर दो। बैठो। तहसीलदार ने इतना ही कहा, भाई यह तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, यह कहकर वे चले गए। तो तहसीलदार और जो भी वहां कोर्ट के लोग थे सबसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि सामान का कुर्की चल रहा था, जब्ती चल रहा था कि बंद कर दो सारे सामान को, उस पर उल्लंघन हो रहा था। जी दीदी आगे ले लीजिए। बारदौली की में नई दुनिया की रचना। ले लीजिए। बहुत ही सुंदर। अभी दीदी ने पढ़ा, कुसुम कुमकुम दीदी ने, और हम लोगों ने जाना बारदौली की। अब मैं आगे ले रही हूँ, बारदौली की नई दुनिया की रचना। उस समय बारदौली की स्थिति कहाँ तक गंभीर हो गई थी, इसका कुछ अनुमान बंबई के अंग्रेजों के मुखपत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के निम्न लेखांश से हो सकता है। आज देश के बंबई प्रांत में बारदौली नाम का एक मंडल है। वहां महात्मा गांधी ने बेल्जियम का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। प्रयोग सफल भी होता जा रहा है। वहां सरकार के सारे कल पुर्जे मंद पड़ गए हैं। गांधी जी के शिष्य पटेल का
बोलबाला है वह वहाँ का लेनिन है। स्त्रियों, बालकों और पुरुषों में एक नई ज्वाला धधक रही है। इस ज्वाला में राजभक्ति भी की अंत्येष्टि क्रिया हो रही है। स्त्रियों में नवीन चेतना भर गई है। वल्लभ भाई में वे असीम भक्ति रखती है। उनके गीतों में राजद्रोह की भयंकर आग सुलग रही है। उनको सुनते ही कान जलने लग जाते हैं। या ऐसा ही रहा तो वहाँ रक्त की नदियां बहने लगेंगी। यहाँ पे ये जो पत्र है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इनका पता चला कि वहाँ पे कैसा बम्बई प्रांत में कैसा ये मंडन हुआ। महात्मा गांधी ने जो बेल जेट स्कीम का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था, उससे सफल हुआ जा रहा था कि वहाँ की सरकार सारे कल पुर्जे मन पुड़ गए थे और गांधी जी ने पटेल का बोलबाला हो गया था। तो वहाँ के लोग जो है वो उनमें नई ज्वाला धधक रही थी और वे उसमें ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे खून की नदियां बहने लगेंगी। एक तरफ अंग्रेजों के पत्र इस प्रकार किसान आंदोलन के विरुद्ध विश्व भ्रमण कर रहे थे और उनकी समझ से बारदौली के किसानों को संसार की दृष्टि से विद्रोही और बागी सिद्ध करके वहां खून खराबा होने का भय दिखला रहे थे। और दूसरी ओर बम्बई के पारसी नेता श्री नरीमैन भड़ौच जिला परिषद के अधिवेशन में अपने भाषण में कह रहे थे, आज से 10-20 वर्ष पहले जो किसान था वह किसान अब नहीं रहा। बारदौली में आज अंग्रेजों को पूछता कौन है? आज मारपीट कर जबरदस्ती ही किसान को वे कहीं ले जा सकते हैं? नहीं। ले जा सकते हैं? नहीं। तो वहां अब कौवे उड़ते हैं। लोगों की सच्ची कचहरी तो स्वराज आश्रम है और उनकी सरकार है सरदार वल्लभ भाई। पर वल्लभ भाई के पास न तो तोप है, न भाले, न बंदूक। वह तो केवल प्रेम और सत्य के सहारे बारदौली में राज कर रहे हैं। अब तो सारे गुजरात को ही बारदौली बन जाना चाहिए। पेज नंबर 18 पे पहुंच रही हूँ। सारे भारत में यह भावना फैल जाएगी तब स्वराज अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब पहला वाला किसान नहीं रह गया, वो डरता नहीं है। हमारी तो वो हमारे साथ में सरदार भाई वल्लभ पटेल हैं, तो वो सब अब स्वराज का हमारा राज फैल जाएगा। इस प्रकार सरदार पटेल ने बारदौली में एक नई दुनिया की रचना करके दिखा दी। अंग्रेजों का राज और उनकी पुलिस फौज सब कुछ होने पर भी वहां उनकी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई थी। सरदार पटेल ने सब प्रकार से खबरों को प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों और स्वयंसेवकों की ऐसी व्यवस्था की कि सरकारी कर्मचारी किसानों को दबाने के लिए जो कोई भी चाल सोचते उसकी खबर तुरंत स्वराज आश्रम में पहुंच जाती थी और वहां से उसे उसी समय छाप करके तमाम गांवों में फैला दिया जाता था। आंदोलन के सभी प्रमुख समाचार प्रतिदिन सत्याग्रह समाचार में छपाकर वितरित किए जाते थे। अब इसमें पटेल का उतना बड़ा नई दुनिया रच दिया था और अंग्रेजों के राज्य पुलिस वहां पे उनका कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और जब भी कोई भी कुछ गलत कार्य होता था तो उनकी व्यवस्था हो जाती थी और पेपर में छपा करके गांव में फैला दिया जाता था। उसका सत्याग्रह समाचार में फैला करके उसको वितरित कर दिया जाता था। अब समस्त देशों में बारदौली का नाम और यश छा गया। प्रत्येक समाचार पत्र में के कॉलम में वहां के समाचारों से भरे रहते थे। अंग्रेजों के समाचार पत्रों में वे समाचार यद्यपि निंदा के रूप में छपते थे, पर उनके द्वारा बारदौली के आंदोलन का नाम विदेशों में भी पहुंच गया। मालवीय जी और लाला लाजपत राय जैसे भारत पूज्य नेता भी उसका समर्थन करने लगे। बम्बई विधानसभा में के 15 भारतीय सदस्यों ने सरकार की दमन नीति के विरोध में त्याग पत्र दे दिया। पंडित हृदयनाथ कुंजेरू, श्री अमृतलाल ठक्कर, जमनालाल, श्री बजाज आदि ने बारदौली जाकर वहां की स्थिति को अच्छी तरह देखा और उसकी जांच की। सबने सरकार की निंदा की और उसको चेतावनी दी कि उसे अन्याय बंद करके किसानों की उचित मांगों को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम उसके लिए हितकर नहीं हो सकता। अब यहाँ समय के बारदौली का इतना यश फैल गया था कि प्रत्येक समाचार के कॉलम में वही भरे रहते थे और अंग्रेज तो उसकी निंदा करते थे और इसका उनका जो है वो विदेशों में भी पहुंच गया। तो मालवीय जी, लाजपत राय, भारत में जितने हमारे राजनेता थे, पंडित हृदयनाथ कुंजारू, अमृतलाल ठक्कर, सबने जाकर के वहां का निरीक्षण किया, जांच किया और सबने कहा कि सरकार की निंदा की और चेतावनी दी कि अगर न्याय बंद नहीं हुआ और किसानों को उचित मांगे नहीं दी जाएगी तो उसका परिणाम उनके लिए हितकर नहीं होगा। जब सरकार जब्ती, कुर्की, नीलामी, मारपीट आदि सब उपाय करके थक गई और किसान ट्रस्ट से मस्त न हुए तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और मुंबई के गवर्नर ने सरदार पटेल को समझौते के संबंध में बातें करने को बुलाया।
सरकार की तरफ से यह वायदा किया गया कि सरकार उचित मामलों की जांच करके बढ़े हुए लगान को माफ कर देगी। इसके बदले में सरकार, पेज 19 पर पहुंच रही हूँ, चाहती थी कि सत्याग्रह आंदोलन बंद किया जाए और लोग पहले की तरह स्वेच्छा से लगान देने लगे। सरदार ने जिन लोगों की जमीन और माल जब्त किया गया था उसको वापस करने की मांग की। साथ ही वह यह भी कहा कि प्रजा का साथ देने के कारण जिन पटेलों तथा तलाटियों पटवारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया था उनको उसी पुरानी तारीख से नौकरी पर माना जाए। कहना न होगा कि ये सभी मांगे स्वीकार कर ली गईं। बारदौली की विजय का संपूर्ण देश में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया और एक कवि ने गीता में के शब्दों में घोषित किया है, यत्र योगेश्वरो गांधी वल्लभश्च धुरधरः तत्र श्री विजयो भूर्तिर्धुआ नीतिर्मम धर्मम। इसमें यह बताया है कि जब सत्याग्रह आंदोलन बंद नहीं किया जाएगा, लोगों ने कहा, और उनको लगान देने से पहले से लगान देने जो लोग पहले से स्वेच्छा से लगान देने लगे और सरदार जिन लोगों को जमीन जब्त कर ली है, सरदार ने कहा कि आप उनकी जमीन वापस कर दीजिए और जिनको आपने नौकरी से निकाल दिया है उनको नौकरी पे बुला दीजिए, ये सब किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी स्वीकार मान ली गई और बारदौली का विजय संपूर्ण देश में धूमधाम से स्वागत किया गया। तो इसके एक कवि ने गीता के शब्दों में घोषित किया है, यत्र योगेश्वरो गांधी वल्लभश्च धुरधरः तत्र विजयो। यहाँ पर यही बताया, जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण होंगे वहां पर वल्लभ की जीत हो सकती है और वहां पर निश्चित ही जीत हो सकती है। सरदार पटेल का घर जेल में। पटेल साहब बड़े नामी बैरिस्टर और कानून की बारीकियों को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन करके भी सरकार को इस बात का मौका ना दिया कि वह उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। इधर बारदौली सत्याग्रह ने उनको प्रांतीय नेता के पद से उठाकर अखिल भारतीय नेता के मंच पर खड़ा कर दिया और उधर गांधी जी ने अपनी तैयारियां पूरी करके तथा सरकार को अपनी हठ धर्मी का पर कायम देख करके कानून भंग सत्याग्रह का शंखनाद कर दिया। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर सरकार भारतीयों की स्वराज की मांग के प्रति उपेक्षा का ही भाव प्रकट करती है तो वे उसकी सत्ता को न मान करके उसके बनाए कानूनों का उल्लंघन करेंगे। इसके लिए नमक कानून चुना गया और गांधी जी ने घोषणा की कि वे 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से एक सत्याग्रही टोली के साथ पैदल रवाना होंगे और दांडी नामक स्थान में पहुंच करके सरकारी हुक्म के विरुद्ध नमक बनाएंगे। इस प्रकार सरदार पटेल उनसे पहले ही दांडी यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले गांवों में प्रचार करने पहुंच गए, जिससे गांधी जी की यात्रा पूर्ण सफल हो। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सरदार पटेल का घर जो जेल में, पटेल साहब बड़े नामी बैरिस्टर हो गए थे और कानून बारीकियों को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन कर डाले थे कि सरकार को इस बात का मौका न दिया गया और उनके विरुद्ध कानूनी कार्य कर सके। इधर बारदौली सत्याग्रह में उनको प्रांतीय नेता के उठा करके अखिल भारतीय नेता मंच पर खड़ा कर दिया। उधर गांधी जी अपनी पूरी तैयारी करके सरकार के हठधर्मी कायम को देख करके कानून भंग शंखनाद कर दिया। उन्होंने कानून को भंग करने का शंखनाद सत्याग्रह का आनंद कर दिया। उन्होंने कहा, सरकार को चुनौती दी थी, अगर भारतीय सरकार को स्वराज की मांग की उपेक्षा नहीं की प्रकट की जाती हो तो उसकी सत्ता न मान करके उसके कानूनों का उल्लंघन करेंगे और इसके लिए उन्होंने नमक कानून को चुना और 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद दांडी नमक के स्थान पर पहुंचकर सरकारी हुक्म के विरुद्ध भी उन्होंने नमक बनाएंगे, इस तरह से उन्होंने वहां पर जाकर के अपने यात्रा सुनी और इस पर बारदौली में गांधी जी की ये यात्रा पूर्ण सफल हो पाए। इससे सरदार पटेल ने भी उनकी मदद की। सरकार बारदौली के अनुभव से जान चुकी थी कि गुजरात की ग्रामीण जनता पर पटेल जी का कितना प्रभाव है। 20 पेज पर पहुंच रही हूँ और किस प्रकार वह निसंकोच उनके पीछे चलने को तैयार हो जाती है। इससे जैसे ही वे 2-4 दिन प्रचार करते हुए रास नामक स्थान में पहुंचे तो जिला के कलेक्टर ने उनके भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया, पर अब तो सत्याग्रह की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सरकारी हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और गांधी जी की यात्रा आरंभ होने के 4 दिन पूर्व ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। 4 मार्च पश्चात जब वे
यरवदा जेल से अपनी सजा पूरी करके बाहर निकले तो देश में घोर सत्याग्रह संग्राम छिड़ा हुआ था और हजारों सत्याग्रही सैनिक जेल खानों को भर रहे थे। सरकार का ऑर्डिनेंस निकालकर कांग्रेस की समस्त संगठन को गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी और कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू गिरफ्तार किया जा चुके थे। पंडित मोतीलाल जी जेल जाते हुए सरदार पटेल को अपना स्थाना पत्र नियुक्त कर गए इसलिए 26 जून 1930 को जेल से बाहर आते ही वे कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने और सत्याग्रह संग्राम को तीव्र करने में संलग्न हो गए। गुजरात की बारदौली और बोरसद तालुकाओं को उन्होंने सत्याग्रह की जो शिक्षा दी वह इस समय काम आई। वहां के किसानों ने करबंदी का ऐसा घोर आंदोलन किया कि सरकार घबरा गई। उसने भी पुलिस और फौज द्वारा अंधाधुंध दमन आरंभ कर दिया। फलस्वरूप 80,000 किसान ब्रिटिश भारत के गांवों को छोड़ करके आसपास बड़ौदा रियासत के गांवों में चले गए, पर उन्होंने सरकारी आदेशों को नहीं माना। यहाँ पर यह बताया ना कि जब उनको सबको जेल भेज दिया गया, आंदोलन चला गया, तो गांधी 4 दिन और उनको जब आंदोलन शुरू हुआ 4 दिन पे उनको जेल भेज दिया और जब 4 मास बाहर निकले तो यहाँ पर घोर सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा हुआ था और जेल खाने को भर भी रहे थे। और इधर ऑर्डिनेंस निकाल करके कांग्रेस समस्त संगठन को कानून घोषित कर चुकी थी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी भी जो है जेल जाते समय अपना सरदार पटेल को अपना स्थाना पत्र जहाँ पर थे उनको उन्हें पत्र नियुक्त कर गए थे और इसलिए जब 26 जून 1900 जेल से बाहर आए तो वे कांग्रेस के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए सत्याग्रह संग्राम को तीव्र करने में संलग्न हो गए। और बोरदास सितालुओं को जो वहाँ के किसान थे वो भी बड़े करबंदी का ऐसा उनको आंदोलन किया कि सरकार घबरा गई और उसने पुलिस और की फौज अंधाधुंध दमन आरंभ कर दिया। फलस्वरूप 80,000 किसान ब्रिटिश सरकार के गांव को छोड़ करके आसपास रियासत के गांव में चले गए और उन्होंने सरकारी आदेशों को नहीं माना। सरदार पटेल जानते थे कि वे भी ज्यादा दिन जेल से बाहर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने जहां तक संभव हो सकता था कांग्रेस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संगठन को मजबूत किया और अपने पश्चात कितने ही अन्य नेताओं को नामजद कर दिया कि एक के गिरफ्तार होने के बाद दूसरा अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्य संचालन करता रहे। इसके पश्चात 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की संवत्सरी के जुलूस का नेतृत्व करते हुए आगे 21 पेज से पहुंच रही हूँ, वे गिरफ्तार कर लिए गए और 3 महीने के लिए ही फिर जेल भेज दिए गए। यहाँ पर ये बताया गया सबको जेल में भरवाया जा रहा था तो वो भी जानते थे कि मैं भी ज्यादा दिन नहीं, इसलिए उन्होंने जितने भी कांग्रेस के सबको त्याग एक के बाद एक कार्य करता रहे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के लिए वो जेल भेज दिए गए। इस प्रकार वे राष्ट्रीय संग्राम के अग्रिम मोर्चे पर डट करके बार बार सरकार के प्रहरों को झेलते रहे। यद्यपि जेल के कष्टों से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, पर बीमारी के दशा में भी उन्होंने बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया और अंत में सन 1936-37 में वह समय आ गया जब सरकार कांग्रेस की शक्ति के सामने बहुत झुक गई और भारत के अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि शासन संचालन करने लगे। इस समस्त शासनों का सूत्र सरदार पटेल के ही हाथों में था और वे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे जो विधानसभाओं के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों तथा मंत्रिमंडलों के प्रमुख मंत्रियों का निर्णय करता था। यद्यपि सन 1936 में द्वितीय यूरोपीय महायुद्ध आरंभ हो जाने के पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिए, पर इस 2.5 वर्ष के बीच में ही उन्होंने राष्ट्रीय प्रगति की दृष्टि से जो विशेष कार्य किए उनसे कांग्रेस की सामर्थ्य का सिक्का देश और विदेश में अच्छी तरह जम गया। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संग्राम मोर्चे पर डटकर बार बार सरकार पर उनको झेलते रहे। यदि जेल के कष्टों से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था फिर भी वो बीमारी की हालत में भी उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। अंत में 1936-37 में जब बहुत सरकार जो थी शक्ति के सामने झुक गई तो भारत का अधिवेशन उन्होंने प्रांत चुने गए और प्रतिनिधि शासन चलाने लगे। इस प्रकार शासनों का सूत्र सरदार पटेल के हाथों में ही था और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी थे जो विधानसभाओं की कांग्रेसी उम्मीदवारों तथा मंत्रियों का निर्णय करता था। यद्यपि 1936 में द्वितीय यूरोप महायुद्ध हो जाने के कारण
कांग्रेसी मंत्रियों के ने कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए और इससे 2.5 वर्ष के बीच में इन्होंने जो राष्ट्रीय कार्य किए थे वो विशेष थे और उनसे कांग्रेस सामर्थ्य का सिक्का देश और विदेशों में अच्छी तरह जम गया था और वे महान बनते गए। सन 1942 का विद्रोह कांग्रेसी मंत्री दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी सुनीता दीदी। अब आगे तृप्ति दीदी एक छोटा सा टॉपिक है दीदी ले लीजिए और बाइंड अप कर दीजिएगा दीदी। आदरणीय तृप्ति दीदी। जी मधु दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। आगे एक छोटा सा टॉपिक लेके फिर हम अपना समराइज करेंगे। सन 1942 का विद्रोह। कांग्रेसी मित्र मंडलों के भंग किए जाने के बाद देश में फिर सरकार विरोधी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। अब कांग्रेस की शक्ति काफी बढ़ गई थी और अनेक लोगों की दृष्टि में वह भारत की अप्रत्यक्ष शासनकर्ता बन चुकी थी। भारतीय सरकारी कर्मचारियों का भी मनोभाव बदलता जा रहा था। वे जानते थे कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है और वह किसी भी दिन शासन की बागडोर ग्रहण कर सकती है। इसलिए अब कांग्रेसी नेताओं के परामर्श और भावी कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण को लेकर होते थे कि भारत का शासन भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की दृष्टि से किस प्रकार चलाया जाए। उन्होंने मांग की कि भारत सरकार को अपने युद्ध संबंधी निर्णय में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की सम्मति लेनी चाहिए, अन्यथा हम युद्ध का विरोध करेंगे। तो जितने भी भारतीय सरकारी कर्मचारी उस टाइम सरकार में करते थे जॉब अपनी, तो उन्होंने सोचा समझा कि अब थोड़ी ही दिनों में जो जनता कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी और उसी का आगे फिर जाके शासन चलेगा, तो वो भी लोग विरोध करने लगे कि जब कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो प्रतिनिधियों की सम्मति उसमें लेनी चाहिए, अन्यथा जो भी युद्ध ब्रिटिश सरकार करेगी उसका विरोध किया जाएगा। आगे कहते हैं जब ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर कोई ध्यान न दिया तो कांग्रेस की कार्य समिति ने युद्ध विरोधी सत्याग्रह आरंभ कर दिया। तो कांग्रेस ने जो भी निर्णय लिया कि युद्ध का विरोध किया जाएगा, इस पर भी ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो फिर जो समिति थी उन्होंने युद्ध विरोधी सत्याग्रह आरंभ कर दिया। इसमें गांधी जी द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को एक एक करके युद्ध विरोधी भाषण करके जेल जाना था। सबसे पहला सत्याग्रही होने का गौरव विनोबा भावे को दिया गया, क्योंकि गांधी जी की दृष्टि से वे आदर्श अहिंसावादी और सत्याग्रह के मर्म को समझने वाले व्यक्ति थे। इस संबंध में गुजरात और सौराष्ट्र को विशेष रूप से तैयार करने के लिए सरदार पटेल विभिन्न स्थानों का दौरा करने लगे और जनता को अपने जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाने को समझाने लगे। तो यहाँ पे जो युद्ध विरोधी सत्याग्रह जो चलाना था उसके लिए शुरुआत एक पूरा मोर्चा खड़ा किया कि सबसे पहले उन लोगों को पता था कि जो भी भाषण देंगे उसको जेल में डाल देंगे ब्रिटिश सरकार, तो एक एक करके सबको दिया जाए। तो सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया, क्योंकि गांधी जी जानते कि वो आदर्श अहिंसावादी और सत्याग्रह के मर्म को अच्छे से समझने वाले व्यक्ति थे। और सरदार पटेल को जो है गुजरात और सौराष्ट्र के दौरे पर भेजा गया कि विभिन्न जगह पर वो जाते और वहाँ पे सबको तैयार करे, स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा स्वराज्य, उसके लिए। आगे कहते हैं राष्ट्रीय भावना को संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। ब्रिटिश सरकार पूछती है कि यदि वे इस देश को छोड़कर चले जाए तो हमारा क्या बनेगा। निश्चय ही यह एक विचित्र प्रश्न है। यह ऐसा प्रश्न है जैसे चौकीदार अपने स्वामी से कह दे कि यदि मैं चला जाऊं तो आपका क्या होगा। इसका उत्तर यही होगा कि तुम अपना रास्ता नापो, या तो हम दूसरा चौकीदार रख लेंगे या हम अपनी रखवाली आप करना सीख जाएंगे। हमारा यह चौकीदार जाता नहीं वरन मालिक को ही धमकाता है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे बता दी है कि राष्ट्रीय भावना को संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। ब्रिटिश सरकार अगर पूछती कि यदि वे इस देश को छोड़कर चले जाएंगे तो आपका क्या होगा, तो वो बता देते हैं कि अगर चौकीदार है वो अपने स्वामी को ही नहीं मानता, यदि वे चला जाओ तो आपका क्या होगा। इसका उत्तर वो लोग दे रहे थे कि आप अपना रास्ता नापो, अगर हमसे नहीं होगा तो हम दूसरा चौकीदार रख लेंगे, नहीं तो वरन हम खुद ही अपना रक्षण कर लेंगे। आगे कहते हैं सरदार पटेल ने भी 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की घोषणा की, पर पुलिस ने
दिन निकलने से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया, पर जेल में भी बीमार हो गए और उनको आंतों का रोग ऐसे भयंकर रूप से उभर आया कि मृत्यु की आशंका होने लगी। सरकारी डॉक्टर ने इसका इलाज ऑपरेशन करना बताया, पर यह ऑपरेशन भी इतना भयंकर होने को था कि उसमें जान की जोखिम का प्रश्न था। सरकारी अधिकारियों ने इस जिम्मेदारी से बचने के लिए सरदार को 9-10 महीने बाद ही जेल से छोड़ दिया। बाहर आने पर जब उनके निजी डॉक्टर ने जांच की तो उन्होंने ऑपरेशन के बजाय दवाओं का प्रयोग करने की सम्मति दी। कई महीने तक एलोपैथिक और होम्योपैथिक चिकित्सा दवाएं लेते रहे, पर किसी से विशेष लाभ न हुआ। तब गांधी जी ने उनको सेवाग्राम यानी वर्धा बुलाकर प्राकृतिक चिकित्सा की सलाह दी। प्राकृतिक चिकित्सा से हालत में काफी सुधार हुआ, पर उस समय निरंतर बदलने वाली राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका एक स्थान पर जमकर कई महीने तक रह सकना असंभव था। इसलिए 2 महीने तक वर्धा में रहकर वे पुनः अपने कार्यक्षेत्र में आ गए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग ने जाना, जो हम लोगों ने शुरू किया था बोरसद से, सुबह जो पढ़ा गया था, उसके बाद हमने जो ऋतुम्बरा वेब स्वाध्याय में शुरू किया वो टॉपिक था हमारा बोरसद वाला। मैं एक पेज निकाल दूं। बोरसद का सत्याग्रह। तो यहाँ पे बोरसद का सत्याग्रह में हम लोगों ने जाना था कि डाकू था, लूट मार करता था। बोरसद जिला, जो हम बोरसद जिला बोला जाता है, तो उस टाइम वो बोरसद गांव था, तो वहां पे वो लोग लूट मार करते थे और उनके साथ सरकार भी मिली जुली थी। वहां के पुलिस जो रखे थे अधिकारी, वो भी उनके साथ मिले जुले थे। जब भी वो लोग डकैती करने आते थे तो वो तो छुप जाते थे या तो फिर कुछ ऐसा ताला बंद करके बैठ जाते थे ताकि डाकू जो थे वो आराम से काम कर सके अपना। और उस पर भी जो बोरसद गांव के जो गांव वाले थे उन पे ही लगान डाल दी थी। 2,40,000 का टैक्स लगा दिया था कि जो पुलिस वाले रखे गए आपकी रक्षा के लिए, उनका ये टैक्स है। तो फिर वो लोग सरदार पटेल के पास गए और सरदार पटेल ने बताया कि आप लोग डरे मत, आप खुद ही अपनी रखवाली कर ले और जुर्माना देना बंद कर दे। और जो पुलिस वाले थे उनके भी फोटोग्राफ वगैरह अवतार में वो दे दी गई ताकि उनका भी भाड़ा फूट गया। ऐसे करके उन्होंने बोरसद में जो डकैती करता था डाकू, उनका नाम था देवर बाबा। वो कब फिर कहाँ छुप गया वो अभी तक किसी को पता नहीं। फिर आगे हम लोगों ने भारत की थर्मापोली बारदौली। तो ये थर्मापोली जो है वो एक यहाँ पे बताया गया था कि देश में था जहाँ पे ये थर्मापोली, यहाँ पे बताया गया कि यूनान देश के इतिहास में थर्मापोली के युद्ध की घटना बताई गई थी कि काफी 3,000 साल पहले ये युद्ध हुआ था, वो अस्मरणीय था। वैसे ही ये जो बारडोली का जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ किसानों का, वो भी ऐसे ही अविस्मरणीय है, क्योंकि यहीं से ही सत्याग्रह का शुरुआत हुई थी। यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने जाना समझा कि बारडोली के जो किसान लोग थे वो लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि हर साल ब्रिटिश सरकार थी वो वहां पे लगान लगा देती थी और बढ़ा देती थी। और इसलिए बढ़ा देती थी क्योंकि वो समझ गए थे कि बारडोली जिला जो सूरत का एक छोटा सा भूभाग था, उसका जलवायु की निगाह से बहुत उपजाऊ वाला प्रदेश था। अभी भी वो यहाँ के गुजरात का उपजाऊ प्रदेश ही है और वहाँ के किसान भी बहुत मेहनतू और ये थे, बहुत ही वो था। और उसी के कारण ब्रिटिश सरकार जानती थी कि यहाँ से ज्यादा वो लगान लेके पैसे वसूल कर सकता है। तो और वो किसान जो वो थे, वहाँ पे किसान अशिक्षित थे और मूर्ख होते थे, इसलिए डरकर सरकारी हुक्म मानते थे और दे देते थे। फिर जब 1920 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और असहयोग का संसनाद किया तो देश के कोने से दूसरे कोने तक जागृति का उत्साह एक ही लहर व्याप्त गई और गुजरात को उसे सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि गांधी जी और उनके प्रमुख सहयोगी वही रहते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी वही यहाँ से ही सब किसानों को तैयार किया था कि कुछ भी हो जाए आपको अगर सरकार के सामने अगर लगान दोबारा जब बढ़ाई उसका विरोध करना है तो आप लोगों को बहुत ही उसका सामना करने पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो तो निर्दयी है, वो तो सब कुछ करेगी आपको तोड़ने के लिए, आपके संगठन को तोड़ने के लिए कुछ भी वो कर सकती है। आपके जो खेत है वो भी ले लेगी, आपके
बैल है वो भी ले लेगी, आपका सब कुछ वो लूट लेगी किसी भी प्रकार से। साम दंड भेद की नीति वो अपनाएगी और कुछ कर लेगी। तो किसानों को फिर बता रहे कि आपको क्यों डरना चाहिए, वो भूमि को जोतकर धन कमाता है, वो अन्नदाता है, वो दूसरों की लात क्यों खाए। ऐसा किसानों को वो बहुत अच्छी तरह से समझाते कि आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी ही मेहनत का फल है और उसके लिए आप लगान क्यों दे। तो सारे किसान जो है वो सरदार पटेल की नेतागिरी में बहुत अच्छे से वो निर्भीक हो गए। और जो पटेल की जोशीली भाषण और उनकी अदम्य निर्भीक वाणी से सुनकर बारदौली की किसान सोते से जाग पड़े कि उन्होंने समझाया किसानों को और श्रद्धापूर्वक उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगर हम लोग नहीं झुकेंगे, कभी भी किसी भी प्रकार का तो दमन नहीं सहन करेंगे, तो वो लोग अपने आप ही ब्रिटिश सरकार है वो झुक जाएगी। और सही में वही हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत दमन किया, वहां पे उनके बैल को ले गए, उनकी जमीनों को ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर भी वो किसान जो थे वो सरदार पटेल की निगरानी में झुके नहीं। और लास्ट में जो सरकार थी वो झुक गई और उन्हें जो भी कुछ ले लिया था, जो सरकारी जमीन पर, वो जब सरकारी जो वहां पे जो जमींदार थे, वहां के तलाटी थे, पंचायत के जो भी लोग जुड़े थे उनके साथ उनकी नौकरियां भी चली गई थी। तो सरदार पटेल ने लास्ट में वहां पे किसान सत्याग्रह का संचालन इस प्रकार से किया कि सबको सब कुछ वापस देना पड़ा। जिनकी जमीन ले ली थी, जिनकी नौकरी छिन गई थी, वो सब कुछ उन्होंने वापस कर दिया। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉपिक पढ़ा था कि बारदौली में नई दुनिया की रचना। तो जिस प्रकार से वहां पे बारदौली का जो सत्याग्रह का आंदोलन चला, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के निम्न लेखांशों से हम लोगों ने लेख पढ़ा, उसमें बताया गया कि उनको वो जो सत्याग्रह हुआ उसमें स्त्रियों को भी सम्मिलित किया गया था, क्योंकि उनको अगर पता ही नहीं होगा और जब ब्रिटिश के जो लोग हैं वो लोग घर पे आएंगे, ले जाएंगे वस्तुएं, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है, तो कुछ काम नहीं बनेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्त्री, बालक, पुरुष सबको इस सत्याग्रह आंदोलन में जोड़ा था और उसी के कारण वो जीते थे। आज फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि फिर उनको अध्यक्ष भी बनाया गया। बॉम्बे के पारसी नेता थे जो उन्होंने लिखा कि आज से 10-20 वर्ष पहले जो किसान था वह किसान अब नहीं रहा, क्योंकि जो किसान, हम तो खेती प्रधान, भारत को तो खेती प्रधान देश माना जाता है और सारे ज्यादा से ज्यादा लोग किसान थे। और बोल दिया कि अब जो पहले जो किसान था वो अब नहीं रहा। बारदौली में आज अंग्रेजों को पूछता कौन है, क्योंकि जब उनका राज चल गया किसानों का तो फिर पूछता ही कौन। और स्वराज्य आश्रम है और उनकी सरकार है सरदार वल्लभ भाई। तो वो बोल देते कि किसान जो है उनका जो राज्य है स्वराज राज्य आश्रम है और उनका जो सरकार है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो उन्हीं की निगरानी में ये सारा सत्याग्रह का आंदोलन चला। इस प्रकार सरदार पटेल ने बारदौली में एक नई दुनिया की रचना करके दिखा दी। और फिर वो आगे बढ़े और स्वराज्य आश्रम में पहुंची जाती थी और वहां उसे भी छपकर जो भी घटनाएं घटती थी, जो भी कुछ नया आता था, तो उनकी बात जो थी वो स्वराज्य आश्रम में पहुंची जाती थी और उसको सत्याग्रह समाचार में छप दिया जाता था और पूरे जितने भी आसपास के गांव लोग थे वहां पे सारी बातें बताई जाती थी। और इससे खुश होकर फिर उनको आगे बढ़ाया गया, जो वो गांव तक नहीं मगर देश में वो प्रसिद्ध हो गए। और वहां पे बम्बई विधानसभा में 15 भारतीय सदस्यों ने सरकार की दमन नीति का विरोध किया, त्याग पत्र दे दिया। उसमें हृदयनाथ कुंजरू, अमृतलाल ठक्कर, जमुनालाल जी वाजपेयी आदि ने बारदौली जाकर वहां की स्थिति को झांचा था और उसी के कारण फिर आगे सरकार उनके साथ जो दमन करती थी वो सारा छोड़ दिया। और लास्ट में यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया उनका। और एक कवि ने गीता के शब्दों में घोषित भी किया कि यत्र योगेश्वरो गांधी वल्लभस्य धुरंधर, कि गांधी जी और वल्लभ भाई जैसे धुरंधर जब तक रहेंगे तब तक ये कार्य होते रहेंगे। फिर आगे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा, सरदार पटेल का घर जेल में। तो बारी बारी जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आंदोलन में भाग लेते गए, तो बाहर से ज्यादा वो जेल में रहते थे। गांधी जी ने अपनी तैयारी पूरी करके रख ली थी जब वो जेल गए तो, और कानून भंग सत्याग्रह शंखनाद कर दिया। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर
सरकार भारतीयों की स्वराज की मांग की प्रति उपेक्षा करेगी तो वो कानून जो बनाया जाता है वो उल्लंघन करेंगे। और फिर नमक वाली जो बात हम लोगों ने पढ़ी कि नमक का आंदोलन किया गया, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का बहुत साथ दिया। 4 दिन तक वो आगे आगे चलते रहे और लोगों को उत्साह प्रेरित करते रहे इस आंदोलन के लिए। और 4 दिन के बाद रास नामक स्थान वो पहुंचे तो वहां के कलेक्टर ने भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये तो बताए आगे हम लोगों ने पढ़ा ही था कि जो भी कानून होगा उसका भंग किया जाएगा, तो उन्होंने ये बात नहीं मानी और वहां पे उनको गिरफ्तार कर दिया। 4 मास पश्चात जब छूटे तो सत्याग्रह आंदोलन तो और जोरों जोरों से चलने लगा। वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, जितने भी बड़े नेता थे उन लोग सबको गिरफ्तार कर चुके थे। और मोतीलाल नेहरू ने अपनी जिम्मेदारी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी। और 26 जून 1960 को जेल से बाहर आते ही कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने को, सत्याग्रह संग्राम को तीव्र करने में होंगे वो संलग्न होंगे। आगे फिर उनको भी पता था कि मुझे भी गिरफ्तार कर ही लेंगे ये लोग, तो जितने भी प्रतिनिधि थे उनको बारी बारी बोल दिया कि आप नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना। जैसे एक को गिरफ्तार करते तो दूसरा तुरंत उसका भार जो है वो संभाले और आगे जो है वो कार्यक्रम, जो भी सत्याग्रह कार्यक्रम है वो चलते रहे। फिर अधिकांश जो जितने भी क्षेत्र थे उसमें कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि शासन संचालन करने लगे और बहुत अच्छे से वो कार्य करने लगे थे। इस समस्त शासनों का सूत्र सरदार पटेल के हाथों में ही था और वे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे जो विधानसभाओं में के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों तथा मंत्रिमंडलों के प्रमुख मंत्रियों का निर्णय करते थे, क्योंकि वो बैरिस्टर थे और उनका जो स्वभाव था वो एकदम से निश्चित था कि नहीं, वो किसी का पक्षपात नहीं करते, कुछ नहीं, वो उनका स्वभाव ही ऐसा था। यद्यपि सन 1936 में द्वितीय आरोपी महायुद्ध आरंभ हो जाने से कांग्रेसी मित्र मंडलों के इस्तीफे दे दिए गए, जितने भी कांग्रेसी मित्र मंडल थे उनके इस्तीफे दे दिए गए और 2.5 वर्ष के बीच में ही उन्होंने राष्ट्र प्रगति की दृष्टि से जो विशेष कार्य किए उनसे कांग्रेसी सामर्थ्य का सिक्का देश और विदेश में अच्छी तरह से जम गया। कि जितने समय 1936-37 से ये शुरू हुआ था, तो जब तक युद्ध चला तब तक उनका जो समय था वो इतना संगठन था कांग्रेस का, वो इतना सुदृढ़ हो गया कि देश और विदेश में पता चल गया था कि ये जो संगठन है वो भारत को स्वराज्य प्राप्त करेगा। और 1947 में हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। आगे हम पढ़ेंगे सन 1942 का विद्रोह, जो आदिशक्ति में पढ़ा जाएगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आगे मधु दीदी आप ले लीजिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे अगर किसी को कोई विचार देना हो तो क्वेश्चन टच कर ले। और अशोक भाई साहब आप आगे का संचालन देखिए भैया। अशोक भाई प्रणाम भैया। हाँ जी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा और सबसे बड़ा योगदान किसानों के लिए था। वो कहते थे किसान जब खेती करता है इतनी मेहनत करता है, और उनका फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट लगान ज्यादा लेती थी। तो किसान लोग मेहनती होते हैं लेकिन बहुत सज्जन और सीधे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इस कारण कहीं कमजोर पड़ जाते थे। तो उनको लगा कि ये इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी ये लगान गवर्नमेंट लेती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने सब लोग पहुंचे तो उन्होंने मना किया। तो इस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह करने के लिए कई आंदोलन करवाए। और बारडोली का जो सत्याग्रह आंदोलन था ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। और उसमें केवल जेंट्स ही आते थे, लेडीज नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा उनको भी लेके आओ, नहीं तो क्या ये कुर्की करवाएंगे, आपकी बैल बड़द वगैरह ले जाएंगे घर से, तो कैसे वो होगा। तो उन लोगों ने भी साथ दिया। इस तरीके से एक संगठन बनता गया। और बॉम्बे में भी जब ये भाषण कर रहे थे तो उनको लगा, लोगों ने, उनका इतना प्रभाव पड़ता था सभी लोगों पे। तो गांधी जी ने तो उनको सरदार
से सम्मानित किया कि मतलब सरदार, और इस तरीके से उस समय अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हार मानना पड़ा। जैसे कि कहा जाता है ना कि कोई भी राष्ट्र का जो राष्ट्र को मतलब प्यार करता है, मतलब राष्ट्र की भावना रखता है, राष्ट्रीय भावना रखता है, उसका कोई भी बाहर का देश कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ पे सभी लोगों में एक भावना थी उस समय, अपने ये सरदार पटेल जी से सब उन पर इतने प्रभावित होते थे, उन पर पूरा विश्वास रखते थे, कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। तो अंग्रेजों ने एक बार उनके अंदर विचार भी आया कि एक चौकीदार मालिक की चौकीदारी करता है, अगर चौकीदार अगर निकल जाए, हमारा यहाँ पे काम क्या है, मालिक पूरे भारत के देश है, और अगर निकल भी जाए तो क्या काम है, हम उल्टे मालिक को ही धमका रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया था कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तो उनको बाद में जाना ही पड़ा। बहुत ही अच्छा उन्होंने हिम्मत वाले, और उनके तो बहुत ही थे। जब गृह मंत्री थे, एक जगह मैंने पढ़ा था, जब ये गृह मंत्री थे तो एक नेता इनके घर पे आए, मिनिस्टर, तो उन्होंने देखा, आप अपने मणि बहन उनकी बेटी को बोलते थे कि आप अपने पिताजी से बोलिए कि ये कुर्ता तो अच्छा पहने, ये फटा सिला थिवड़ी वाला कुर्ता पहने हुए। तो उनकी बेटी ने कहा, मेरे बापूजी केवल अपने हाथ का बनाई हुआ पहनते हैं और कोई किसी का नहीं। बताइए उस समय के गृह मंत्री कैसे थे, बहुत ही उनका अच्छा था। आज बड़ौदा के पास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने का कारण ही सब लोगों का सम्मान उनको मिला है, पूरे वर्ल्ड का। समझिए आप, वर्ल्ड में सबसे ऊंची स्टैच्यू बनी है। प्रणाम। अभी कोई विचारों के क्रम के लिए पुष्पाबेन ने टच किया है क्वेश्चन, तो उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रणाम दीदी, बोलिए। भैया मैं तो पढ़ने के लिए टच किया था प्रश्न, पर मुझे पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया दीदी ने। नहीं, अब वो समय हो गया था दीदी, माफ कीजिएगा, समय हो गया था इसलिए। नेक्स्ट। तो अभी तो आहुति के लिए और पर्जन क्वेश्चन टच कर लीजिए, अगर विचारों के क्रम में कोई नहीं तो। प्रश्न टच करो। प्रश्न गायत्री। हाँ, पुष्पा दीदी, आप गायत्री मंत्र की आहुति दे दीजिएगा। हाँ, सभी को सद्बुद्धि और सन्मार्ग चलते हुए गायत्री मंत्र की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। माँ मृत्युंजय मंत्र आहुति जन्मदिन पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए, अस्वस्थ परिजनों के सिद्ध स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल की प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति समर्पित। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमृक्षीयमामृतान् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमृक्षीयमामृतान् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमृक्षीयमामृतान् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम आहुतियां दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दी जा रही है। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भर्तवर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शांति अर्थम इदं नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शांति अर्थम इदं नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम इदं नमः। पर्यावरण पुष्टि अर्थम आहुति। ओम पृथ्वी स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्टिर्थम इदं नमः। शांति पाठः। सर्व शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम देहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वादिशु शांतिर्भवतु। आवाही सभी देवशक्तियों को भावरा नमन वंदन करते हैं। ओम नमः अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।